हेलो दोस्तों, तो आज फिर हम घटना चक्र के इतिहास सीरीज में जो 1 से 50 तक कर चुके थे, आज 51 से 100 प्रश्नों को करेंगे। चलिए देखते हैं कि बीपीएससी द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। कर्नाट वंश के संस्थापक, ये भी कठिन प्रश्नों में आता है। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन हुए? तो नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन हुए? नान्यदेव। ये और इसी साल जब 60 से 62वीं में इसको पूछा गया, उसी समय उसके अंतिम शासक को भी पूछ लिया कर्नाट वंश। तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन हुए? हरि सिंह। कर्नाट वंश के संस्थापक नानादेव और अंतिम शासक हरि सिंह। बस संस्थापक और ये अंतिम शासक को याद कर लेना है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? अछूत की अवधारणा किस काल में हुई? तो धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में हम लोग जानते हैं कि 4 वर्णों के बारे में ही बताया गया है। तो 4 वर्ण के बारे में हम लोग बहुत पुराने समय से देख रहे हैं कि कौन कौन से हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसी समय धीरे धीरे ये सब तो कर्म के आधार पर था। उत्तर वैदिक काल में आते आते ये सब जो है एक अपना अलग रूप ले लिया। उत्तर वैदिक काल में ये सब उद्धृत हो गया था। तो पूछ क्या रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? उत्तर वैदिक काल भी ऑप्शन में दिया हुआ और धर्मशास्त्र के समय भी दिया हुआ। तो उत्तर गुप्त काल दिया हुआ, सॉरी, उत्तर वैदिक काल नहीं दिया। अगर उत्तर वैदिक काल रहता तो उत्तर वैदिक काल भी आंसर में हो जाता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुआ? कनिष्क के समय में ये कौन सी संगति हुई थी? चौथी संगति हुई थी। तो कनिष्क के समय में कहाँ हुआ था? कनिष्क के समय में कश्मीर में हुआ था चौथी संगति। पहला संगति हम लोग राजगीर, दूसरा संगति वैशाली, तीसरा संगति पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर के कुंडलग्राम में हुआ था। ये किसके समय में हुआ था? तो कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क किस वंश का था? तो कुषाण वंश का शासक था। अब देखें अगला प्रश्न। बौद्ध ग्रंथ संगीत के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीत लिख दिया है, प्रथम बौद्ध संगति हुआ। तो प्रथम बौद्ध जो संगति हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें हो गया महाकश्यप। हम लोग अगर चारों बौद्ध संगति के अध्यक्ष को देखें तो ऊपर में ही अभी जो बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया था, तो पहली बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था। उस समय मगध में एक शासक कौन था? अजातशत्रु। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप किया था। दूसरा किसके समय में हुआ था? कालाशोक के समय में हुआ था। कालाशोक के समय में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सब्बाकामिर थे। ठीक। अब पाटलिपुत्र में हुआ था तीसरा। चौथा देख लिए थे कुंडलग्राम में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध के जो है संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुआ? यही ऊपर वाला ही प्रश्न है। तो पहली बौद्ध संगति कहाँ हुआ? राजगीर में। अगला प्रश्न देखें कि बुद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताया गया। तो 4 महत्वपूर्ण घटना को स्पष्ट करना है कि कौन सा घटना कहाँ घटी। तो जन्म बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का कहाँ हुआ? तो कहाँ जानते हैं हम लोग कि कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। तो एक का कहाँ हो जाएगा? 3 जन्म। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो हम लोग जानते हैं बोध गया में। तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो हम लोग जान रहे हैं सारनाथ में। उसके बाद निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो इसके अनुसार आंसर मिल जाएगा हमारा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पता ही हम लोग को, गौतम बुद्ध को। अब ये ऊपर देखें, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था। बोध गया में जो महाबोधि मंदिर बनाया गया था, यहाँ कब बनाया गया था? तो गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, तब वहाँ पर बोधि मंदिर बनाया गया था। गौतम बुद्ध एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त किया? गौतम बुद्ध जो एक देवता का रूप ले लिया, देवता का रूप के स्थान प्राप्त किए किस राजा के समय में? तो ये कनिष्क के समय में। कब हुआ था? कनिष्क के समय में कौन सी संगति हुई थी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी। उस समय कितने भाग में बट गया चौथा बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म? 2 भाग में। कौन कौन? हीनयान, महायान। 2 संप्रदाय में बौद्ध धर्म को विभक्त हो गया।
महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उसकी पूजा की जाने लगी। किस शाखा में? महायान शाखा में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, लिच्छवी वैशाली में। आगे देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध करवाता है। 16 महाजनपद की सूची कहाँ निकालता है? तो हम लोग पहले पढ़े थे कि 16 महाजनपद के बारे में जो है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से प्राप्त हो जाती है और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से प्राप्त होते। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध किस लिए है? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। यहाँ पे देखे थे हम लोग कि फाहियान वेंसोन ये सब क्या आए थे? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए नालंदा आए थे। तो विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? तो मनसबदारी व्यवस्था इसलिए लागू किया गया कि सैनिकों को सुगमता से भर्ती करने हेतु। मनसबदारी व्यवस्था से आसानी से सैनिक की भर्ती कर ली जाती थी। चलिए ये एसेंशन रीजन है। क्या पूछ रहा है एसेंशन रीजन में? देखिए एसेंशन रीजन में कहना होता है कि उसके अनुसार ही आंसर देना है। यदि ए और आर दोनों सही हो और आर ए का व्याख्या करता हो तब आंसर ए आर दोनों सही हो और आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता हो तो बी आंसर देना है। ए सही हो आर गलत हो, ए गलत हो आर सही हो तो डी देना है। इस अनुसार से आंसर देना है। देखते हैं पहला पढ़ के एसेंशन क्या कहता है। एक कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। ठीक है, और महावीर को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा महाविहार का पतन, तो इससे इसका कोई संबंध नहीं। किससे? महावीर को राजकीय प्रश्रय मिलने से। तो इसीलिए दोनों कथन तो सही है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पता ही है हम लोग को, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी जो है राजगिरी प्रथम राजधानी थी और अंत में कहाँ बन गया? पाटलिपुत्र बन गया। इसीलिए इस आंसर में ये दे दिया कि कहाँ राजधानी, दोनों तो राजधानी थी, राजगिरी पूर्व पहले था और पाटलिपुत्र बाद में। 69वां क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन महाजनपद में मगध की प्रथम राजधानी, यहाँ से क्वेश्चन स्पष्ट हो गया। तो मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थे? इसमें राजगिरी है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसलिए यहाँ पाटलिपुत्र तो प्रथम राजधानी थी नहीं, तो इसलिए आंसर ई। अगला देखें। नंद वंश के पश्चात मगध किस राजवंश में शासन किया? नंद के बाद हम बताए थे कि नंद में घनानंद की कौन हत्या कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य। और कौन वंश के संस्थापक बने? मौर्य वंश के संस्थापक बने। कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का अवशिष्ट चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ। तो जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया वो किसके ग्रंथ से हुआ है? तो विशाखा दत्त का कौन सा ग्रंथ? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत उल्लेख है उसमें ग्रंथ में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो घनानंद किसके समकालीन थे? सिकंदर के समकालीन थे। ये वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना था? तो चंद्रगुप्त का महल जो है लकड़ी के बना हुआ था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया? इंपोर्टेंट है, अष्टप्रधान का गठन जो है किसने किया? तो अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया। पढ़ लीजिए कि अष्टप्रधान की व्यवस्था शिवाजी ने की। इसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्ति किया जाता था। इसी में 8 मंत्री पेशवा, अमात्य मंत्री, सचिव, सुमंत ये सब पद होता था। ये शिवाजी राज्य प्रशासन आधुनिक काल में सचिवों के भांति कार्य करता था। जैसे अभी वर्तमान में सचिव होते हैं किसी विभाग का, उस समय शिवाजी के समय में इस तरह से अष्टप्रधान की शुरुआत की गई। ठीक। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो किस मौर्य राजा ने? चंद्रगुप्त ने दक्कन पे मतलब दक्षिण भारत में विजय किया था। तो दक्षिण भारत के विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन का विजय किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला देखें कि अभिलेख जिससे वह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त
का प्रभाव पश्चिम भारत में था। कौन सा अभिलेख है जिसे प्रभाव होता है? तो हम लिखे कलिंग का शिलालेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्ररमन का जूनागढ़ अभिलेख और अशोक का सुपरा अभिलेख। तो हम लोग जानते हैं इससे संबंधित किस है? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कौन सा अभिलेख है? रुद्ररमन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इसका क्षेत्र किधर तक था? पश्चिम तक था। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र? अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, श्रीलंका। लगता होगा श्रीलंका भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा, लेकिन श्रीलंका को छोड़कर बाकी सब जो है इसके राज्य में था। अफगानिस्तान भी था, बिहार भी था, कलिंग भी था, श्रीलंका पर इसका साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो अशोक के समय में बौद्ध सभा, तो अशोक के शासनकाल में कहाँ? पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। तो पाटलिपुत्र के समय में हुआ तो उसका अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र अध्यक्ष था। अशोक के समय में जो बौद्ध संगति हुआ कितना बौद्ध संगति था? तीसरा बौद्ध संगति था। अशोक के शिलालेख का प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो अशोक हमेशा प्राकृत भाषा में अपना शिलालेख को लिखे। लेकिन हम लोग को ज्ञात होता है कि 3 तरह के लेख लिखे थे, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है। ये अलग अलग जगह से प्राप्त हुआ है। तो अशोक जो अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखा, लेकिन लिखे तो ब्राह्मणी लिपि में। इसको केवल 2 अभिलेख है, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि जो है ब्राह्मणी न होकर क्या है? खरोष्टी है। और तक्षशिला में अरमाइक लिपि है। तो 3 तरह की लिपि में लिखी गई है, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक लिपि में। कौन? किसका अभिलेख? अशोक का अभिलेख। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती है? तो प्राचीन भारत में कौन सी लिपि लिखी जाती है? खरोष्टी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल सिद्धांत था कि नैतिक संहिता मतलब दूसरे और 7वें शिलालेख से ये बताए हैं कि दया, दान, सोच, ये मतलब क्या कह रहे थे कि कम पाप करना, दया दान करना, कल्याण करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता एवं साधुता बनाए रखना, ये अशोक धम्म का मूल सिद्धांत में ये सब आता। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि शांति एवं अहिंसा है ही, धार्मिक सहनशीलता है ही, बड़ों का सम्मान है ही। तो इसलिए 1 से अधिक आंसर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो भवरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा? मगध का सम्राट बताया है। किस अभिलेख में? भवरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को, अपने आप को क्या कहा? वहाँ का सम्राट बताया। अपने शिलालेख में अशोक समानता किस नाम से जाना जाता था? तो प्रियदर्शी के नाम से अशोक समानता अपने शिलालेख में जाना जाता था। अगला प्रश्न देखें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो कौटिल्य का तो है, नाम से लगता है अर्थशास्त्र, लेकिन यह है किस पर? राजनीति नीतियों पर है। किस नीति पर? राजनीति पर ये पुस्तक आधारित है। अर्थशास्त्र पर नहीं, पैसा मुद्रा पर नहीं है। ये किस पर है? राजनीति पर आधारित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बहुत सी बातों की ज्ञान प्राप्ति होती है। वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं, राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में किस विषय पर आधारित है? पहले ही बता दिए किस पर है? शासन के सिद्धांत और अभ्यास होगा, वही राजनीति कहलाता है, शासन कला के सिद्धांत। और जो है शासन कला के सिद्धांत के साथ साथ यहाँ पर दिख रहा है कि विदेश नीति। क्या दिख रहा है? विदेश नीति। तो विदेश नीति तो भी तो राजनीति का पार्ट है। तो ये 2 हो जाने के कारण इसका आंसर क्या ले लिया? ई ले लिया है। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक भी तो ऑप्शन है। आगे देखिए। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा। कितने? 7 श्रेणियों में बांटा था। कौन बांटा था? मेगास्थनीज बांटे थे। मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ मिलता है? मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में। पेरिपल्स ऑफ एस्थ्रियन सी किसने लिखा? जब पुस्तक वाली बात बताए थे उसमें बताए थे अज्ञात है, इसके राइटर के बारे में पता नहीं है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। वह स्रोत
जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो मेगास्थनीज का इंडिका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, बसाया कौन था? तो हम देखे थे उड्डयन, और उड्डयन जो है अपनी राजधानी बनाई थी पहले। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार जो है, ऑप्शन में तो उड्डयन है ही नहीं, तो उसमें कौन ले लिया जाएगा? ई भी नहीं है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को ले लेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम हर्यक वंश के शासक उड्डयन ने की। अपना राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, किंतु विकल्प में उड्डयन नहीं है, इसीलिए कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। अगर उड्डयन रहे तो उड्डयन इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलन किया? पुष्यमित्र शुंग, मिलेंडर और वीमा कटफिशस, गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो याद रखें कि सोने का मुद्रा का शुरुआत जो है वीमा कटफिशस ने किया। कौन किया? वीमा कटफिशस। कौन किया? वीमा कटफिशस ने सोने की मुद्रा का शुरुआत किया। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। एक कला में हम लोग देखें गंधार शैली, तो गंधार शैली किस शासक के समय फूला? तो ये कुषाण के समय गंधार शैली अपने क्या हुआ, विकास को ज़्यादा बढ़ा लिया। 93 इनमें से किस शासक के चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? किस शासक के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ? तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कनिष्क के समय में। अध्यक्ष कौन थे बौद्ध संगति का? वसुमित्र। कौन से बौद्ध संगति का? चौथे बौद्ध संगति का। शुंग वंश के बाद किस वंश के भारत पे राज किया? तो शुंग के बाद कण्व किया। शुंग के बाद कण्व किया। शुंग वंश का जो अंतिम राजा देवभूति था, इसके हत्या जो है वासुदेव ने कर दी। कौन कर दिया? वासुदेव। देवभूति को किसने मारा? वासुदेव ने। वासुदेव ने कौन वंश की स्थापना किया? कण्व वंश की स्थापना किया। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति वासुदेव, देखिए नाम बहुत मिलता जुलता है, याद करेंगे सही से। राजा खारवेल के नाम से चुना हुआ कौन सा अभिलेख? हाथी गुफा अभिलेख। किसका है? खारवेल का। कौन वंश का शासक था? चेदी वंश का शासक था, या महामेघवाहन भी उसी वंश को कहा जाता है, याद रखेंगे। नगरों का कर्मिक पत्तन किसके काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता रहा? तो नगरों का कर्मिक पत्तन किसके काल में? गुप्त काल में नगरों का कर्मिक पत्तन हुआ। किसके काल में? गुप्त काल में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो उत्तर भारतीय के लिए हम लोग देखें तो गुप्त काल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, ठीक, जहाँ से उत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए व्यापार होता था। लेकिन पश्चिम भारत में भृगु कक्ष, भरोच जिसका नाम से कहते हैं, तो ये था। लेकिन इसमें उत्तर भारतीय व्यापार पूछा, तो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए हम लोग यदि देखें तो दोनों आ जाता। जब दोनों आ जाता है, इसलिए आंसर क्या करेंगे? ई आंसर हो जाएगा। ताम्रलिप्ति, भरोच, और याद करें बंदरगाह का नाम तो 4 ठो रख दीजिए। एक ताम्रलिप्ति को देखा जाए, ताम्रलिप्ति, भरोच, कल्याणा और बॉम्बे, ये सब क्या है? गुप्त काल के बंदरगाह। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम में दान दिया? तो ग्राम दान देने का जो प्रथा शुरू किया था सब ना, ये गुप्त वंश के शासक ने ज़्यादा दिया था। तो गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट प्रतिहार, तो कौन दिया था? गुप्त वंश ने दिया था। अगला देखें, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि का 6ठा भाग लिया जाता था, 1/6। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो गुप्त की। भागवत संप्रदाय में किसकी देन अधिक थी? गुप्त की अधिक थी। तो आज हम लोग 100 प्रश्न पे आ गए। अगले दिन फिर हम लोग 101 से 150 तक करेंगे। इसे जरूर 1 से 2 बार देख लेंगे। थैंक यू।